हेलो, आप देख रहे हैं द पॉलिसी टाइम्स। भारत का एक ऐसा मीडिया, इनफैक्ट पूरी दुनिया का एक ऐसा मीडिया जो देश की नीतियों को सामने रखती है और नीति के आधार पे प्रोग्रेसिव जर्नलिज्म को प्रमोट करती है। हमारे पूरे मीडिया चैनल का एक ही मिशन है कि किस तरह से हम क्या काम करें जिसके जरिए डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और तरक्की हासिल हो। और तरक्की का बुनियाद नीति होती है। आज हम थोड़ा सा अलग हिस्सों पे बात करेंगे। भारत एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारे कलर के, धर्म के, रीजन के लोग जीते हैं, बसते हैं और हजारों साल से ये डाइवर्सिटी इंडिया में मौजूद है और यही इसकी खूबसूरती भी है। हाल ही के जो अभी रिसेंट जब हालात हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारे हम डिसरप्शन बोलेंगे या डिस्टरबेंस बोलेंगे, जो आपको सूट करें, इस तरह से इंडिया में दिखने को मिलती है। ये क्यों दिखने को मिलती है? अगर ये देश देखें हम, अगर हिंदू एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है, साथ में मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज भी हैं, और भी बहुत सारे हैं। अगर हिंदू को भी अगर हम देखें तो दलित और SC ST एक बहुत बड़ा तबका है। कम्युनल हार्मोनी यानी सारे कम्युनिटी एक साथ जीना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी का हिस्सा है। कोई देश चाहे वो कितना भी तरक्की करे, अगर वो डेवलपमेंट इंक्लूसिव ना हो, वो अगर म्यूचुअल रिस्पेक्टफुल ना हो, तो कहीं ना कहीं वो देश सही डायरेक्शन में नहीं है। इस चीज को समझने के लिए ना कोई बड़ी डिग्री की जरूरत है और ना ही कोई आपको PhD की जरूरत है। ये बहुत ही कॉमन सेंस और सिंपल है। इस मुद्दे और ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही जाने माने, क्या बोलूं, एक एक इंसान है, शफीकुल हसन साहब। स्वागत है आपको सर हमारे आज के शो में। और एक बहुत ही यूनिक है, पिछले 5 सालों से लगातार शफीकुल हसन साहब ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। सुबह के एक फिक्स टाइम में 1000 दिन लगातार न्यूज क्लिप व्हाट्सएप में कई हजार लोगों को शेयर करना। हालांकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक तरह से बन गया है और बहुत जल्द मुझे लगता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आएंगे। 5 साल बिना कोई ब्रेक, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी हॉलीडे हो, जिंदगी में कभी हॉलीडे नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं है कि उनके न्यूज, उनके नेटवर्क में जितने हजारों लोग हैं उन तक ना पहुंचे। और ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो अपने न्यूज प्लानिंग, सुबह न्यूज स्ट्रेटेजी उनके न्यूज पढ़ के बनाते हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ, जो उनके न्यूज पढ़ के मैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग डेवलप करता हूँ सुबह की, किस तरह से आज की डायरेक्शन लेनी चाहिए। दुनिया का, मुझे लगता है इंडिया का नहीं, सिर्फ नहीं, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट न्यूज क्लिपिंग शेयरिंग जर्नी। स्वागत है शफीकुल साहब। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, क्या ये जो आपने एक जर्नी शुरू किया 5 साल पहले, क्या आपके पास कोई काम नहीं था और व्हाट्सएप में एडिक्शन हो गई थी कि आपने व्हाट्सएप में न्यूज क्लिपिंग शेयर करना शुरू किया? शुक्रिया अकरम साहब, आपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। ऐसा नहीं है कि 5 साल पहले मेरे पास कोई काम नहीं था। मैं एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और पब्लिशिंग के शोबे में पिछले 35-36 साल से हूँ और अल्लाह का शुक्र है, अच्छे अच्छे काम किए, अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं। जर्नलिज्म में मैं शुरू से था, मेरा शौक। सन 86-87 में जब मैं दिल्ली आया तो शुरू के दिनों में मैंने जर्नलिज्म ही किया। उसके बाद मैं बिजनेस में आ गया। 5 साल पहले ये जो सिलसिला मैंने शुरू किया वो ऐसे हुआ कि इसी तरह इंडियन एक्सप्रेस की मैं खबर पढ़ रहा था। उसमें एक बच्चा हाफिज जुनैद, उसकी लिंचिंग की खबर थी। उसने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया और मुझे लगा कि जो लिंचिंग होती है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी लिंचिंग नहीं हुई। अखलाक की लिंचिंग हुई, पहलू खान की लिंचिंग हुई और बहुत सारी लिंचिंग हुई, लेकिन 16 साल के बच्चे की लिंचिंग हो जाना, इसका मतलब है समाज में नफ़रत काफ़ी फैल रही है। और मुझे लगा इस नफ़रत को रोकने के लिए हर किसी को काम करना चाहिए और मुझे भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो क्यों ना मैं ये सिलसिला शुरू करूं, अपने दोस्तों को ऑथेंटिक न्यूज़ शेयर करूं, ताकि फेक न्यूज़ का जो बोलबाला है, फेक न्यूज़ का जो सिलसिला है वो रुके और ऑथेंटिक न्यूज़ के ज़रिए
लोगों तक सही बात पहुंचे और लोगों में बेदारी आए। मुझे लगा कि हालांकि मैं अकेला क्या कर पाऊंगा, फेक न्यूज़ की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, आईटी सेल है, हजारों लाखों लोग हैं, पेड न्यूज़ वाले हैं, वॉलंटियर्स हैं। लेकिन मुझे लगा कि ठीक है, वो फेक न्यूज़ की दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन मेरी भी एक दुनिया है, जो मेरे दोस्तों की दुनिया है, जो मेरे अजीज़ों की दुनिया है। कम से कम मैं ये सिलसिला वहाँ से शुरू कर सकता हूँ और उसके लिए मुझे किसी ऑफ़िस की ज़रूरत नहीं थी, रिसोर्सेज़ की ज़रूरत नहीं थी, टीम की ज़रूरत नहीं थी। अकेले मैं ये काम कर सकता था। वो सिलसिला मैंने शुरू किया और वो आज भी शुरू में 1000 दिन मैंने काम किया लगातार, दुनिया के किसी भी हिस्से से काम किया। ठीक 8 बजे मैंने ब्रॉडकास्ट किया और उसके बाद भी जारी रखा। अगले महीने इंशाल्लाह 24 जून को ये सिलसिला 5 साल पूरे कर रहा है। इसका मकसद फेक न्यूज़ के अलावा एक और था, वो ये था कि आज का जो नौजवान है हमारा, वो किताबों से दूर चला गया है, सुबह के अखबारों से भी दूर चला गया है। तो मैं चाहता था कम से कम किताबों से तो दूर है मोबाइल की वजह से, कम से कम सुबह के अखबार, सुबह के एडिटोरियल, कुछ अच्छे आर्टिकल्स और ख़बरें पढ़ लें, मेरे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के ज़रिए। तो वो सिलसिला ये एक मकसद इसका ये भी था, इसलिए मैंने शुरू किया और आज बहुत भी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, धन्यवाद के और बधाई हो कि आप बेहतरीन एक्चुअली एक जर्नी शुरू किया और इससे बहुत सारे लोगों को फेक न्यूज़ से छुटकारा मिलता है, एक्चुअली उनको सही न्यूज़ मिल जाता है इसी बहाने में। अच्छा, मैं अब थोड़ा, क्योंकि आप बहुत गंभीर सब्जेक्ट उठाया, बहुत ही डीप थॉट उठाया कि आपने, आपका जो मिशन था, ऑब्जेक्टिव था इसको उठाना, वो था कि आपने फेक न्यूज़ के खिलाफ लड़ना चाह रहे थे, जो बहुत बड़ा एक लड़ाई है अपने आप। क्योंकि आज के टाइम पे फेक न्यूज़ डोमिनेट करती है हर हर एरिया में। आते हैं कि आप आज के मौजूदा हालात पे। अब मौजूदा अगर हालात आप देखें तो पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने मौजूद हैं। श्रीलंका में भी ऐसी हालात आई थी, आज उसी की रिजल्ट भुगतना पड़ता है, आज पड़ रहा है अपने पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को। मेरा ये कहना है कि इस मौजूदा हालात को आप किस तरह से स्टडी कर रहे हैं एज ए पॉलिटिकल या एज ए जर्नलिस्टिक थिंकर। आप किस तरह से इस मौजूदा हालात को स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और लोगों को किस तरह से इस मौजूदा हालात को समझनी चाहिए? मुल्क में आज जो हालात हैं, उससे मुझ जैसा मामूली आदमी से लेकर मुल्क की जो बड़ी-बड़ी शख्सियत हैं, वो सब फ़िक्रमंद हैं, वो परेशान हैं और वो कोई रास्ता चाहते हैं इससे निकलने का, जो अभी नज़र नहीं आ रहा है, इंशाल्लाह निकलेगा। लेकिन हमें ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये मुल्क हमारा है और ये हमारे सारे लोग हमारे हैं। दिस इज़ माय कंट्री एंड दीज़ आर माय पीपल। मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ। मुल्क की आज़ादी में सभी कौमों ने, सभी लोगों ने कुर्बानियाँ दी और ये मुल्क सभी का है, किसी एक कौम का नहीं। इसी तरह से यहाँ के जो लोग हैं, वो ज़्यादातर लोग अमन पसंद हैं। मुमकिन है कि ऐसा नहीं है कि फ़िरका परस्ती कभी थी नहीं इंडिया में। आज़ादी से पहले भी थी, आज़ादी के दौरान भी थी, इसीलिए पार्टीशन हुआ। आज़ादी के बाद भी रही और आज भी है। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि इन पिछले हालिया कुछ सालों में ये फ़िरकापरस्तों की तादाद बढ़ गई हो। लेकिन आज भी जो गालिब अक्सरियत है, वो अमन पसंद लोगों की है। हमें उस बात पे यकीन रखना चाहिए कि वो जो अमन पसंद लोग हैं, वो हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, वो हमें कभी मायूस नहीं करेंगे। आज भी जो हमारे लिए जो मीडिया में चाहे जुडिशरी में हो, चाहे किसी और शोबे में हो, एक्टिविस्ट हों, जो हमारे लिए अक़लियतों के लिए जो आवाज़ उठाने वाले हैं, वो हमारे हिंदू भाई हैं। वो बहुत बड़ी तादाद में हैं। वो अ, हर तरह से हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमें आगे बढ़ना है, उनका साथ देना है और इसका मुकाबला करना है मिल-जुल के। एक आखिरी सवाल मैं आऊँगा, किसी भी कौम या किसी भी देश को, देश की तरक्की और रिवॉल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे उसकी युवा का हाथ रहता है। जब तक युवा युवा जो यूथ है, वो जब जागता है, तभी जाके देश में बदलाव आती है।
भारत की और खास करके हमारे जो मुस्लिम कौम है या कोई भी माइनॉरिटी कॉम्स हैं, उनके जो यूथ है और उनके जो कम्युनिटी लीडर हैं, इनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि ये अगर सालों पहले भी थे, तो सालों बाद भी इस तरह से लोग आएँगे और कहीं न कहीं ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे यूथ और कम्युनिटी लीडर को किस तरह से इनिशिएटिव्स लेनी चाहिए? अपनी कम्युनिटी के नौजवानों को, नई नस्ल को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस नफ़रत के माहौल से ज़्यादा मायूस ना हों। अपने तालीम पर, अपने करियर पे ध्यान दें, क्योंकि अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप नई स्किल्स सीखते हैं रोज़ाना, तो भले ही मुल्क में कितना ही डिस्क्रिमिनेशन हो, डिस्क्रिमिनेशन तो हर जगह है, दुनिया के हर हिस्से में है। डिस्क्रिमिनेशन का मुकाबला करते हुए ही टैलेंट के साथ, नई स्किल्स के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। अगर नई स्किल्स हैं, तो कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। आप मार्केट में अपनी जगह बना लेंगे। इसके अलावा हमारा जो नौजवान है, वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि सोशल मीडिया से आप दूर रहें। सोशल मीडिया पे आपकी प्रेज़ेंस ज़रूरी है, लेकिन आपकी प्रेज़ेंस पॉज़िटिव होनी चाहिए। क्योंकि मैं आज भी मैं जब देखता हूँ, तो मैं बहुत सारी स्टोरीज़, अगर पॉज़िटिव स्टोरी मैं कोई शेयर करता हूँ जो हिंदू-मुस्लिम यकजहती की है, कम्युनल हार्मोनी की है, तो उसको लोग बहुत पसंद करते हैं और उसकी शेयरिंग होती है, कभी-कभी वो बहुत वायरल हो जाती है। इसलिए नौजवानों को सोशल मीडिया पे ज़रूर हैं, ऐसा नहीं 24 घंटे रहें, लेकिन कुछ घंटे ज़रूर हैं, लेकिन बहुत बहुत ही पॉज़िटिव उनकी प्रेज़ेंस हो। और सोशल मीडिया पे नफ़रत से दूर रहें, आईटी सेल के जो डिज़ाइन है उसका शिकार ना बनें, प्यार बाँटें, नफ़रत से दूर रहें। थैंक यू। हमारे साथ शफ़ीकुल हसन साहब थे और बेहतरीन तरीके से उन्होंने कुछ बहुत ही अच्छे मैसेज दिए और उनमें से एक मैसेज ये है कि जब आपके सामने इस तरह से नेगेटिव एजेंडा सामने रखा जाता है, तो उसपे ओवर रिएक्ट मत कीजिए। उसपे आप मोहब्बत, प्यार और प्यार से ही आप एक्चुअली लड़ाई को भी जीत सकते हैं। अगर आप प्यार फैलाएँगे, तो आपको प्यार मिलेगा। तो आप उस तरह से ओवर रिएक्ट मत कीजिएगा या ओवर रिस्पॉन्ड मत कीजिएगा। आप प्यार से लड़िएगा, लेकिन जस्टिस हर किसी का अधिकार है, अपना ह्यूमन राइट है। तो ये आपका अधिकार है कि किस तरह से जस्टिस के लिए आप लड़ें। जब आपको जस्टिस लेने की टाइम आएगी, तो आप ज़रूर खड़ा होइएगा, लेकिन प्यार से आप ज़्यादा जीत सकते हैं, ना कि लड़ाई से। बहुत-बहुत धन्यवाद शकील हसन है। साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे द पॉलिसी टाइम्स।